हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। और आज हम बात करेंगे सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आज 3 साइंटिस्ट को कवर करेंगे। जिसमें हमारे पास सबसे पहले है जीन पियाजे, उसके बाद है वाइगोत्स्की और नंबर 3 पे हमारे पास है लॉरेंस कोहलबर्ग। ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक हैं और इनका जो सिद्धांत है वो सी टेट में और यू टेट में, यूपी टेट में अधिकतर पूछा जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 टॉपिकों को कवर करेंगे। इसमें स्लाइड के मेथड से हम इनको समझेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास जो 3 साइंटिस्ट हैं उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास जीन पियाजे। जीन पियाजे ने हमारे जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। ठीक है। जीन पियाजे के बाद हमारे पास जो आते हैं वो है कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की ने जो हमारे पास थ्योरी दी थी वो दिया था सोशल कल्चरल थ्योरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनको हम एक एक करके स्लाइड के मेथड से पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 साइंटिस्ट जो हैं उनके हमने यहाँ पे उन सिद्धांत के नाम लिखे हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास दिया, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं ये एक स्विस वैज्ञानिक थे। स्विस वैज्ञानिक, ये स्विट्ज़रलैंड के एक वैज्ञानिक थे। और ये कैसे थे? ये हमारे बायोलॉजिस्ट थे ये एक तरीके के। ठीक है। ये इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं। लिटिल साइंटिस्ट मतलब नन्हे वैज्ञानिक हैं। और वो क्या हैं? स्वयं का ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर स्वयं का ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? तो वो स्वयं से क्या करते हैं? अपना एक दायरा निश्चित करते हैं, उसमें अपने ही वर्ड बनाते हैं। वो अपने से बात करेंगे, अपनी हर चीज़ों को वो अपने से एक क्या करते हैं? अपनी क्वांटिटी के हिसाब से वो क्या करते हैं? वहाँ बड़ों के जैसे ही सोचते हैं। क्वांटिटी सबकी एक एक होती है। इनका मानना है कि चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, छोटा जो बच्चा होगा उसकी जो सोचने की क्षमता होगी वो भी उतनी होगी, और जो बड़ा आदमी है उसकी जो सोचने की क्षमता है वो भी उतनी होगी। फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क इतना आता है कि जो बच्चा होगा वो उस समय पे खिलौने या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होगा, और जो बड़ा आदमी होता है वो उस टाइम पे जॉब के बारे में सोच रहा होगा, फैमिली के बारे में सोच रहा होगा, ब्रेकअप के बारे में सोच रहा होगा। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी क्वांटिटी सबकी सेम होती है, क्वालिटी सबकी अलग-अलग हो सकती है सोचने की। ठीक है। ये इनका मानना था, जीन पियाजे का मानना था। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने जो कहा है, बच्चा क्या होता है? बच्चे में इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है। सबसे पहले इन्होंने एक चीज़ बोली है स्कीमा, उसके बाद बोला है एसिमुलेशन यानी कि आत्मसातकरण, और तीसरी बात इन्होंने कही है अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। सबसे पहले स्कीमा की बात करें तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली आप समझो एक फ़ोल्डर है। आपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाया। सपोज़ करो मैंने ए नाम से किसी का फ़ोल्डर बना दिया। अब इस ए नाम में मैंने एक जानकारी फ़ीड की कि जो डॉग है उसके 4 पैर होते हैं। ठीक है। उसके शरीर में फ़ेदर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसकी 1 पूँछ होती है, 2 आँख होती है। और हमने बच्चे को बताया कि बेटा देखो डॉग इस तरीके से डॉग होता है। ठीक है। अब बच्चे ने क्या किया? डॉग का स्कीमा अपने एक फ़ोल्डर में उसने फ़िट कर लिया, अपने दिमाग में उसने क्या कर दिया? वो चीज़ें फ़िक्स कर ली। अगले दिन उसने देखा एक गाय जा रही थी और वो अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ घूम रहा था, तो उसने एकदम से बोला कि देखो भैया बड़ी गाय, बड़ा डॉग जा रहा है। यानी कि वो काऊ को भी क्या समझ रहा है इस स्टेज में? डॉग समझ रहा है। तो ये क्या है? ये स्कीमा में उसने क्या किया? डॉग की इमेज सेव करी। उसको कुछ और चीज़ अभी पता नहीं, वो 4 पैर जिसके देख रहा है, वो जिसके शरीर पे बाल देख रहा है, वो सब क्या समझ रहा है कि ये भी कुत्ता है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? एसिमुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उस फ़ोल्डर में उसे जानकारी डालनी पड़ेगी कि नहीं, कुत्ते में ये चीज़ें होती है, डॉग में ये चीज़ें होती है। कहीं न कहीं उसको क्या करना पड़ेगा? अपने स्कीमा में एसिमुलेशन करना पड़ेगा, जिससे वो नई जानकारी उसमें ऐड करे। अब जब वो नई जानकारी ऐड कर लेता है तो उस नई जानकारी और पुरानी जानकारी में जब वो डिफ़रेंस देखता है और उसमें वो डिफ़रेंशिएट करना शुरू कर देता है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है। इसकी जो जीन पियाजे है इसका मानना था कि पहले विकास होता है बच्चे में और फिर अधिगम होता है। ठीक है। पहले क्या होता है? विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। जीन पियाजे जो हैं इन्होंने बच्चे की 4 स्टेजों के बारे में बात करी है। इनका मानना है कि आयु और विकास को सबसे अधिक महत्व जो दिया है जिस साइंटिस्ट ने, तो वो है जीन पियाजे। सबसे पहले 0 से 2 वर्ष की आयु में जो स्टेज होती है उनको इसने नाम दिया, उस स्टेज को जीन पियाजे ने नाम दिया संवेदी कामक, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 टू 2 ईयर। 0 का मतलब है जब उसका जन्म हो गया है, जन्म से और 2 वर्ष तक की आयु को इन्होंने कहा कि ये सेंसरी मोटर स्टेज है। अब जैसे कि इसका नाम है सेंसरी, सेंसरी मतलब होता है ज्ञानेंद्रियाँ। तो बच्चा क्या करता है? इस स्टेज में अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। उसको तो पता है नहीं, वो छोटा बच्चा है, घूम रहा है, फिर रहा है, अपने पैरों पे रेंग रहा है, तो हर चीज़ को क्या लेगा? मुँह में लेगा। यानी कि पहले वो क्या करता है? उस चीज़ को पकड़ता है, पहले वो स्किन से उसे टच करेगा, उसके बाद वो उसको मुँह में डालेगा। कहीं न कहीं वो क्या कर रहा है? अपने सेंसर से, अपने सेंसेस से क्या कर रहा है? उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है।
जब वो इस स्टेज कंप्लीट हो जाती है और 2 से वो 7 वर्ष की स्टेज में इंटर होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो अपने पैर पर खड़ा होने लगता है, कलर को डिफरेंशिएट कर सकता है, थोड़ी बहुत उसमें समझ आनी शुरू हो जाती है, माँ-बाप को पहचानने लगता है, अच्छी-बुरी चीज़ें समझने लगता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट। इस स्टेज में क्या है, यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में जो है बच्चा क्या होता है, वो सोचने समझने की क्षमता उसमें अधिक विकसित हो जाती है, ठीक है। वो क्या करता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उन चीज़ों को समझना अच्छे तरीके से शुरू कर देगा, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज जीन पियाजे ने बताई है वो बताई है अमूर्त संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल स्टेज। ये 11 वर्ष के बाद की स्टेज होती है। तो इन स्टेजों को याद करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एस। इस स्टेज को हम अगर शॉर्ट में समझें तो SPCF हम मान सकते हैं। एस से हमारी सेंसरी मोटर, पी से हमारी प्री ऑपरेशनल, सी से कॉन्क्रीट और एफ से फॉर्मल स्टेज हमारी बन सकती है या बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो है हमारे पास जीन पियाजे का जितना भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सब यहाँ से समझ सकते हैं, इतनी ही चीज़ें इससे पूछी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास यहाँ पर आते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले अधिगम होता है। अभी आपने पीछे देखा तो इन दोनों में यही फ़र्क सबसे ज़्यादा आता है कि जीन पियाजे मानते हैं कि पहले क्या होता है, विकास होता है फिर अधिगम होता है, जबकि इसी के विपरीत हमारे पास जो वाइगोत्स्की हैं वो मानते हैं कि पहले क्या होता है, अधिगम होता है और फिर विकास होता है। ये दोनों क्या हैं, अपोजिट बात करते हैं। अब जो हमारे पास जो सबसे पहले कोलबर्ग के सिद्धांत हैं उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। इन्होंने 3 चीज़ों पर बात की है। समाज, बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, उसकी संस्कृति से सीखता है और जब समाज में इंटरेक्शन करता है किसी के साथ तो इन चीज़ों से क्या है, बच्चा सीखता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें आगे देखेंगे। तो जो कोलबर्ग हैं इन्होंने एक टर्म यूज़ किया है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मचान या स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। स्कैफ होल्डिंग क्या है, ये यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो स्कैफ होल्डिंग को समझते हैं। सपोज करो कोई बच्चा है, उसका जो डेवलपमेंट का दायरा है वो ये है, ठीक है। कोई बच्चा बिना किसी मदद के इतना अपना डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, बच्चे को हमने ले जाना है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक, हमने उसको ZPG तक ले जाना है। तो ZPD तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्कैफोल्डिंग देनी पड़ेगी। यानी कि सबसे अच्छा इसका जो एग्जांपल है, एक बच्चा है वो साइकिल सीख रहा है, उसको साइकिल पे बैठना आ गया, यहाँ तक वो खुद कर सकता है, ब्रेक मार सकता है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। तो स्टार्टिंग में बैलेंस तो बनेगा नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से सहारा देना पड़ेगा उसको कुछ दिन। तो सहारा दोगे तो धीरे धीरे उसका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है यानी कि जहाँ तक वो सीख सकता है, हमने उसको क्या करना है, स्कैफ फोल्डिंग करनी है। यानी कि उसको क्या करना है, अस्थायी रूप से मदद करनी है। ये परमानेंट हेल्प नहीं होती है, टेम्प्रेरी हेल्प होती है, जो हमने उसको क्या करना है, देना है। जैसे वो उस हेल्प तक पहुंच जाए, वो काम करना शुरू कर दे, फिर हमें क्या करना है, धीरे धीरे उस स्कैफ फोल्डिंग को हटाना होता है, धीरे धीरे खुद को बैक पुश करना होता है और बच्चे को आगे रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई होप कि आप ZPD और स्कैफ फोल्डिंग को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास एक और सर्कल, जो क्या है, जो बच्चा, अब सपोज करो एक बच्चा कोई फर्स्ट क्लास में है और आप इसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो उसके दायरे के एकदम बाहर है। हम उसको सहयोग वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ तक उसका दायरा है, जहाँ तक हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ तक सीख सकता है, हम उसको इसका कोडिंग भी वहीं तक दे सकते हैं। तो ये जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है ये इसी पर बेस है कि हमें क्या करना है, बच्चे की हेल्प करनी है, कहाँ तक करनी है, कितनी करनी है, इसके बारे में हमने देखना है। अब जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में मोस्ट डिफरेंस आता है, वो मोस्ट जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि दोनों रचनावादी हैं, लेकिन इन दोनों के रास्ते कैसे हैं, अलग अलग हैं। वो कैसे हैं कि जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चा के पहले विकास होता है, उसके बाद वो अधिगम करता है, और जो बच्चा होता है वो स्वतंत्र रूप से अपने खुद से सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा पहले अधिगम करता है, उसके बाद उसका विकास होता है, और इस विकास के लिए जो उसको हेल्प करता है वो हमारा समाज है। समाज क्या करता है, बच्चा जब समाज में रहेगा तो कुछ ना कुछ बच्चा लैंग्वेज सीखेगा, कुछ रूल्स सीखेगा, कुछ वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कई तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ऐसा मानना है वाइगोत्स्की का। तो ये इन दोनों की थ्योरी बेसिकली सिमिलर है, लेकिन इनका जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब देखते हैं इन्होंने और क्या बात करी है, अंतः केंद्रित वाक वर्सेस निजी वाक। अब हम समझते हैं अंतः केंद्रित वाक क्या होती है। जो अंतः केंद्रित वाक होती है वो जो विचार, इनमें अंतः केंद्रित वाक का जो मतलब है कि विचार पहले मन में आता है, उसके बाद जो लैंग्वेज आती है। यानी कि अगर आप सपोज करो कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप पहले क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मन में प्रैक्टिस करोगे, मैं इस तरीके से बोलूँगा, ऐसे बोलूँगा। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मन में आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हो लेकिन बाहर नहीं बोल सकते उतना? तो ये क्या है, ये अंतरा केंद्रिक वाक है, यानी कि ईगो सेंट्रिक स्पीच। सीखने में कोई विशेष योगदान नहीं होता है इसका, और भाषा से विचार का विकास होता है। निजी वाक जो होती है, प्राइवेट स्पीच जो होती है, ये क्या होती है, आत्मनियमन और सीखने के लिए महत्वपूर्ण होती है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो होती है इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेलिमा। इसमें बेसिकली डेलिमा का यूज़ किया गया है। नैतिक विकास जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं, इन्होंने एक डेलिमा यूज़ करी थी। इसका इन्होंने मेन चीज़ ये देखनी थी कि बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो किस एज का बच्चा कितना सोच सकता है। इसमें डिसीजन मेन नहीं है, रिजल्ट मेन नहीं है, इसमें बस ये है कि किस स्टेज का बच्चा क्या सोचता है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि ठीक है डायलेमा दी तो इसका सही उत्तर क्या है। उत्तर से मतलब नहीं होता है, इसमें एज का मतलब होता है कि किस एज का बच्चा कितना समझ सकता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हेंज की डिलेमा की बात करते हैं। तो हेंज की डिलेमा क्या है, क्या हेंज को दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं। अब देखो हेंज को क्या है, हेंज की जो वाइफ है वो कैंसर से पीड़ित थी। एक डॉक्टर था जिसने उस कैंसर से बचने के लिए दवाई बनाई, वो भी बहुत कम रेट में, उसने खुद उसको मैन्युफैक्चर किया। अब चूंकि वो दवाई कहीं मिल नहीं रही थी, वो किसी और के पास नहीं थी, तो जो सेलर था उसने उसका प्राइस बहुत हाई कर दिया। प्राइस क्या कर दिया, हाई। अब जो हेंज हैं वो उस दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, या दो ही ऑप्शन है, या तो उस दवाई को चुराएं या तो फिर वो उसको रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट करने से वो दे नहीं रहे हैं। तो यही डिलेमा यहाँ पे बच्चों के सामने रखी गई कि अगर आप हेंज की जगह होते तो क्या आप दवाई चुराते या नहीं चुराते। अगर नहीं चुराते तो वाइफ मर जाती, अगर चुराते तो फिर पुलिस पकड़ के ले जाती। तो ये एक डिलेमा हेंज ने क्रिएट करी और उसके बाद उन्होंने पाया कि इसमें इन्होंने 3 स्टेजें दी। उत्तर पारंपरिक स्टेज, इसमें फोकस जो था वो सार्वभौमिक नैतिकता और आत्मरामांत था। ठीक है, अंतरात्मक था, जो जिसको हम अंतरात्मक बोलते हैं, पोस्ट कन्वेंशियल। ठीक है, तो अधिकतर जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया कि इन 3 स्टेजों के बारे में पहले हम देखते हैं, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक। इसके अकॉर्डिंग हेंज ने इसका रिजल्ट क्रिएट किया। तो उन्होंने पाया कि जो फर्स्ट स्टेज में बच्चे छोटे हैं वो उनका कहना है कि हाँ हमें क्या करना है, चुरा के ले जानी है। तो चुरा के ले जाएंगे तो क्या मानेंगे कि दंड क्या होता है, दंड मिलेगा। उनका मानना ये था कि मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे। ठीक है, दूसरा था उनसे कुछ आप वो कर लो, कोई डील कर लो। तो ऐसे ऐसे चलते चलते जब ये फोर्थ स्टेज में आया तो सामाजिक अनुबंधन का स्टेज आया। यहाँ की इस स्टेज के जो बच्चे हैं उनका मानना था कि हाँ अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमें कोर्ट सजा देगा, हमारे लिए लॉ है, कई चीज़ें हैं। ठीक है, और लास्ट में जो स्टेज थी वो नैतिक सार्वभौमिक स्टेज आई। ठीक है, तो इस तरीके से हेंज ने भी अपनी वो बनाई थी। तो आज हमने इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में समझा और आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।